तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि यूशिन वो अभी भी योंगफे के साथ मौजूद होती है और वो अब फ्लावर वैली जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसके लिए वो फौरन से वहां पर अपने कॉफिन को समन करती है तो उसका कॉफिन वहां पर आ जाता है, जिसके बाद वो उसी कॉफिन को एक कैरेज में कन्वर्ट कर देती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा अलग तरह का कैरेज होता है। मगर इस कैरेज को खींचने वाला कोई भी घोड़ा या फिर कोई दूसरा जानवर मौजूद नहीं था और यूशिन यहाँ पर योंगफे से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे यूशिन के बारे में इतना कुछ बताया है। तो योंगफे कहता है कि क्या मैं तुम्हें अब भी यूशिन कहकर पुकार सकता हूँ? तो यूशिन हंसते हुए कहती है कि हाँ, मगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ये सुनकर योंगफे भी थोड़ा सा परेशान होता है कि वो आखिर इस लड़की को क्या नाम दे, मगर यूशिन उससे कहती है कि अच्छा, अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि तुम भी वेस्ट में जाओगे और वहां पर अपने क्लूज को अच्छी तरह से तलाश करोगे। और इतने में चेनशी वो उससे कहती है कि ब्रदर, उम्मीद करती हूँ कि आप अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखेंगे और अपने आप को कुछ भी होने मत देना। तो यहाँ पर डोंग डोंग कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे इस दोस्त को तंग कर सके, मेरे होते हुए इसे कोई छू भी नहीं पाएगा। अगर किसी ने इसे तंग किया तो मेरे बेबी फिस्ट हैंड से वो पल भर में ही धूल चाटेगा। और यहाँ पर योंगफे युआन लोंग से कहता है कि चलो आगे बढ़ो, अब तुम्हारी बारी है। ये लोग पहली मर्तबा कहीं जा रहे हैं और इन लोगों को एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और तुम इनकी अच्छी तरह से केयर भी कर सकते हो। वैसे भी तुम्हारे पास तो हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, तुम इन लोगों को अच्छी तरह से गाइड कर सकते हो। ये कहने के बाद वो उस कैरेज की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि चलो ये चीज अच्छी तरह से पहनकर देख लो, ये तुम्हें फिट आती है या नहीं। ये देखते ही युआन लोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर उससे क्या काम लिया जाने वाला है। इसके लिए वो उसे ट्रेजर्स की लालच भी देते हैं, मगर युआन लोंग साफ साफ मना कर देता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोगों को क्या लगा कि ग्रैंडपा युआन लोंग तुम्हें घोड़ा बनकर इस कैरेज को खींच कर दिखाएंगे? मैं एक बूढ़ा ड्रैगन हूँ, ऐसा काम करना मेरे लिए इंसल्टिंग होगा। इतना कहने की देर थी कि अचानक उसे एक पंच आकर लगता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उस कैरेज को खींचने के लिए उस कैरेज के आर्मर को अपने ऊपर पहन लेता है। और यहाँ पर डोंग डोंग कहता है, देखा तुम लोगों ने, मैं दिल का कितना अच्छा हूँ, मैंने इसे 2 मिनट में राजी कर दिया। मगर यहाँ पे युआन लोंग कहता है कि मैं तुम्हें तो बाद में आके बताऊंगा। ये सुनकर चेनशी कहती है, इसने अभी क्या कहा? तो यूशिन कहती है कि तुम भूल जाओ इसे, लगता है शायद ये वेदर के अच्छे होने की वजह से गाना गुनगुना रहा है। इतना कहने के साथ वो लोग फौरन से उसी कैरेज के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और योंगफे से कहते हैं कि ठीक है, हम लोग बाद में मिलेंगे। और चेनशी भी कहती है कि ब्रदर, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहने के साथ वो ड्रैगन फिर फौरन से उस कैरेज को खींचता है और तेजी से ऊपर ले जाता है। और यहाँ पर योंगफे कहता है कि अब हम लोगों को वेस्टर्न जर्नी की तरफ निकलना होगा। मुझे नहीं मालूम कि वो जगह कैसी है जहाँ पर सिर्फ फाइटिंग स्पिरिट और मैजिक ही काम आता है। अगले सीन में हमें यहाँ पर उन दोनों डीन्स को दिखाया जाता है। वो दोनों ही वहां पर बैठकर योंगफे के जाने का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद डीन यानमिंग कहता है कि लगता है वो लोग चले गए हैं। तो डीन जेंग कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि उस लड़के की आगे की जर्नी बिल्कुल सेफ हो। ये कहने की ही देर थी कि वहां पर डोंगफिंग आ जाती है और वो आते साथ ही उन डीन्स को बताती है कि हमारे मेडिसिनल स्टोर को किसी ने लूट लिया है। ये सुनते ही डीन जेंग समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उस लफंगे ड्रैगन का है। उसे तो मैं बहुत ही बुरी मौत मारूंगा। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मेंगलियार की सीनियर सिस्टर वो एक लेटर लिख रही होती है और कहती है कि जूनियर सिस्टर, अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। मैं तुम्हें एक क्लासमेट की हैसियत से बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। मुझे मेरी पुरानी वाली क्लासमेट वापस चाहिए। ये कहने के बाद वो उस प्रिजन की तरफ देखती है तो वहां पर चेन्स खोली हुई होती है, जिस पर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इतने में अचानक मेंगलियार वो अपनी सोड निकालती है और उसके गले पे रखते हुए कहती है कि अगर मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही पता ना चलता कि तुम यहाँ पे इफेक्टेड हो तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही मार दिया होता। मगर सिस्टर लिन कहती है कि ये कैसे हो गया? मैंने 108 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर क्लिक किया था और तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था ताकि तुम्हारी वेंट्स में किसी तरह की कोई एनर्जी फ्लो ही ना हो। मगर तुम तो बिल्कुल फ्री हो चुकी हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी बॉडी में मौजूद जो सील थी वो पूरी तरह से हट गई है। तो मेंगलियार कहती है कि मैंने सिर्फ अपनी पावर का कुछ हिस्सा ही सील किया था। मैं जानती थी तुम लोग मेरे साथ ये सब कुछ करोगे, इसीलिए मैंने अपनी पावर्स को छुपा के रखा था ताकि मैं अपने आप को अनसील करने के लिए उस पावर को यूज कर सकूं। और जिस पावर को तुम लोगों ने पहले से ही सील कर दिया था, उस पावर को तुम लोग दोबारा से सील करके भी क्या कर लोगे? तो यहाँ पर सीनियर लिन कहती है कि जब तुम्हें पता है कि मैंने लसेक के साथ अलायंस बना लिया है तो फिर तुमने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? तो मेंगलियार कहती है कि मैंने बहुत पहले ही नोट कर लिया था कि तुम बिल्कुल चेंज
चेंज हो गई हो। मुझे तुम्हारे अंदर इविलनेस दिखाई दे रही थी, मगर मैं तुम्हें मारने के बजाय तुम्हारे अंदर की इविलनेस को खत्म करना चाहती हूँ। और यहाँ पे हमें पास्ट का भी सीन दिखाया जाता है। जब मैंगलियर ने अपने मास्टर को ये बात बताई थी तो मास्टर ने कहा था कि ये काम मैं खुद करूंगी। और यहाँ पर मैंगलियर वो अपनी सिस्टर को बताती है कि लास्ट सेक के लोग वो हमेशा लोगों के दिल के साथ खेलते हैं। मैं चाहती थी कि तुम जानबूझकर उनके जाल में फंसो ताकि तुम लोगों को उनकी सच्चाई के बारे में पता चले, और जब मुझे सक्सेस मिल जाएगी तो उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि वे ऑफ रूथलेस किसे कहते हैं। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को बिल्कुल सीधा कर लेती है, जिस पर सीनियर लिन कहती है कि मान गए, तुम्हारा वे ऑफ रूथलेस वो मुझसे ज्यादा बेहतर है। मैंने इस तरह का वे ऑफ रूथलेस कहीं नहीं देखा, तुमने काफी कुछ सोच समझ कर किया है। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, मगर यहाँ पर मैंगलियर उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करती, मैं चाहती हूँ कि तुम अब चुपचाप बैठकर मेरी बात सुनो। ये सुनते ही अपनी स्वॉर्ड वापस रख लेती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैंगलियर उसे नहीं मारना चाहती। मैंगलियर उससे कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम उस छोटे से नाइफ के साथ मेरे साथ फाइट कर पाती, ऐसी बेवकूफी करके तुम अपनी जान गवा बैठती। अब शराफत से वो ब्रश उठाओ और जो मैं कहती हूँ वो लिखना शुरू करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम एक सक्सेसर बनना चाहती हो, तुम्हारा ये ख्वाब पूरा करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और अभी से ही मैं एक लीडर की पोजीशन तुम्हें दे रही हूँ। मगर सीनियर लिन कहती है भला मैं तुम्हें भरोसा क्यों करूंगी। तो मैंगलियर कहती है तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात मैं कह रही हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो और मुझे काफी अच्छी तरह से जानती हो, और तुम्हें सौदेबाजी भी करने अच्छी तरह से आती है, और तुम ये बात भी जानती हो कि मैं टेंटाई लेवल तक रुकने वाली नहीं हूँ, मैं उससे बढ़कर आगे जाना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस सिर्फ और सिर्फ कुछ प्लेसेस को हासिल करना चाहती हूँ? मेरा दिल बहुत बड़ा है और जितनी मेरी बड़ी सोच है मैं उतनी ही बड़ी अचीवमेंट हासिल करना चाहती हूँ, और मुझे इतनी ज्यादा प्लेसेस के लिए अपनी सीनियर सिस्टर की जरूरत पड़ेगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ जब मैं टेंटाई से भी आगे बढ़ जाऊंगी तो उसके बाद मैं तुम्हें वो बेनिफिट्स दूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें नानगोंग और गोंगिन को दिखाया जाता है। वो दोनों ही एक जगह बैठे हुए वाइन पी रहे होते हैं। इतने में अचानक वहां पर एक डिसाइपल आती है और वो आते साथ ही बताती है कि मास्टर, उस लड़की मैंगलियर ने हमारे लिए जाल बिछाया हुआ था। उसने बाहर निकलने से पहले ही डोंगचू किंगडम को ये बात बता दी थी कि वो कहाँ जा रही है और उसके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए अब प्रिंसेस चू यू वो अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी लेकर हमारे हिस्से की तरफ आगे बढ़ रही है। इतने में वहां पर एक और डिसाइपल भागते हुए आता है और वो आते साथ ही बताता है कि मेरी आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैंने डोंगचू किंगडम में जितनी बड़ी रेपुटेशन बनाई थी वो सारी की सारी मिट्टी में मिल गई है, और अब वो आर्मी हमारी तरफ आ रही है और हम लोगों को टेंटाई पाई की तरफ से भी एक लेटर मिला है। ये सुनने के बाद यहाँ पर गोंगियन कहता है कि अच्छा, तो मैंगलियर वो उन लोगों के साथ मिलकर एक जाल बिछा रही थी। सिस्टर लिन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ करोगे। ये सुनकर नानगोंग कहती है कि ब्रदर, अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि वो छोटी सी लड़की हमारे लिए कितनी बड़ी सरदर्द बन सकती है। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से उस लेटर को अपनी तरफ बुलाते हैं और यहाँ पे गोंगियन कहता है कि सिस्टर, अब बताइए कि आगे का प्लान क्या है। तो सिस्टर नानगोंग कहती है कि पहले हम लोग इन लोगों से बात करते हैं, हो सकता है कि शायद वो लोग हमारी बात मान जाएं और हमारे गेस्ट बनने के बजाय वहां से वापस चले जाएं। ये कहने के बाद वो उस लेटर को पढ़ना शुरू करती है। उसमें लिखा हुआ होता है कि हमारे इविल वेज के दोस्तों, फेंगडू माउंटेन की डिस्ट्रक्शन के बाद अब इविलनेस और राइटियसनेस के बीच में दोबारा से जंग छिड़ गई है और बहुत सारे सेक्ट्स वो ओपनली एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं और काफी ज्यादा खून खराबा हो रहा है। उन लोगों की फाइट देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लड़ाई बहुत ही लंबी चलने वाली है और इन लोगों की फाइट में कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ भी पता नहीं चल रहा। हमें बताया जाता है कि ये लेटर असल में मैंगलियर ने ही उन लोगों को लिखकर भेजा है। मैंगलियर ने उन लोगों को लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ने के लिए एक अलग जगह पर इनवाइट किया है और वो उन लोगों को बता रही है कि वो अब वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की तरफ जाने वाली है, जहां पर वो आगे चलकर उन लोगों से फाइट कर सकती है और एविल होली लैंड में से कोई भी शख्स उन लोगों के पास जाकर उन्हें चैलेंज कर सकता है। उसने यहाँ पर ओपनली सब लोगों को चैलेंज किया था। ये लेटर पढ़ने के बाद नानगोंग फौरन से उस लेटर को जला देती है और अपने ब्रदर से कहती है कि उस लड़की ने एक बहुत ही मजेदार रास्ता चुना है, चलो इसमें अब काफी मजा आने वाला है। बहुत जल्द अब एविलनेस और राइटियसनेस के डिसेंडेंट्स वो सारे के सारे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे और वहां पर ही अब सबसे बड़ी बैटल होने वाली है। और मैंगलियर पहले से ही वहां पर निकल गई थी और उसने सब लोगों को बता दिया था कि
इस लड़ाई में चाहे कोई भी अपने साथ किसी किस्म का भी मास्टर लेना चाहे तो वो ला सकता है। और साथ में वो वहां पर अब वेस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड को भी पूरी तरह से हिला कर रख देने वाले थे। उन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि वो लोग वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में जाते ही अपनी कल्टीवेशन शो करके सब लोगों की नजरों में आएंगे और अपना टारगेट अचीव करने के लिए वो एक से बढ़कर एक चाल भी चलेंगे। मेंगलियार दिल ही दिल में कह रही होती है कि मुझे बस सिर्फ और सिर्फ मौके का इंतजार है। एक मर्तबा मुझे मेरी चीज मिल गई तो मैं फौरन से वहां से निकल जाऊंगी और कभी लौट कर नहीं आऊंगी। वहां पर उसकी स्पिरिट मौजूद होती है और वो उससे कहती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम जो कुछ करना चाहती हो तुम कर सकती हो। और यहाँ पे हमें हल्की सी एंशिएंट डीमन किंग की भी झलक दिखाई जाती है जो कि हूबहू योंगफे की तरह दिखता था। और वो स्पिरिट मेंगलियार से कहती है मैं यकीन नहीं कर पा रही तुम्हारा टेम्परामेंट वो इतना स्ट्रांग है, तुमने न जाने कितनी मर्तबा धोखा खाया है, उसकी वजह से शायद तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांग बन गई हो। पर मेंगलियार जानती थी कि वो स्पिरिट जानबूझकर उसे वरगला रही है, इसीलिए वो उससे कहती है कि मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि हम दोनों अपना अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए हमें बस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। और मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ, तुम मेरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक गेस्ट हो। और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से योंगफे को दिखाया जाता है, वो जंगल के बीच से होते हुए जा रहा होता है और डोंगडोंग उससे कहता है कि पता नहीं तुम्हारी कल्टीवेशन कब अपग्रेड होगी और कब तुम उड़ना सीख जाओगे, क्योंकि इस तरह तो पैदल चलते चलते मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। डोंगडोंग खुद तो उड़कर जा सकता है मगर योंगफे की वजह से उसे भी बिल्कुल स्लो स्लो चलना पड़ रहा था, इसीलिए वो अब काफी परेशान था। मगर योंगफे उससे कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने खुद से कुछ अरेंजमेंट्स की हुई है। ये कहने के बाद वो उसे पीने के लिए थोड़ा सा पानी देता है और कहता है कि हम लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम लोगों को कोई ना कोई प्लानिंग करके जाना चाहिए। ये सुनकर डोंग कहता है कि प्लानिंग, किस तरह की प्लानिंग? तो योंगफे उसे बताता है कि मैंने वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के बारे में सुना है कि ये कॉन्टिनेंट बहुत ही बड़ा है और वहां पर न जाने कितने ही बड़े बड़े कंट्रीज हैं। ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ शिनलान मौजूद है, ये बिल्कुल सिमिलर हमारे डोंगचू किंगडम की तरह है। मगर शिनलान को छोड़कर बाकी के कंट्रीज की बात की जाए तो वो शिनलान से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और काफी बड़े भी हैं। हमें सरवाइव करने के लिए सबसे पहले छोटे और कमजोर कंट्री की तरफ जाना चाहिए जहां पे हमारे सरवाइव करने के और इन लोगों को समझने के ज्यादा चांसेस हैं। ये सुनकर डोंगडोंग कहता है कि क्या वहां पर बहुत सारे कंट्रीज हैं? इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हमें वो क्लूज ढूंढने के लिए यहाँ पे सदियां बीत जाएंगी, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज में जाना और वहां पे क्लूज ढूंढना इतना आसान काम नहीं होगा। जबकि सिस्टर यूशिन ने कहा था कि सिर्फ हमें वेस्ट की तरफ जाना है, उसने तो बताया भी नहीं कि वेस्ट की तरफ तो इतने सारे कंट्रीज हैं। शायद अब हम लोगों को ये क्लू ढूंढते ढूंढते अपनी सारी जिंदगी यहीं पे ही गुजारनी पड़ेगी। मगर योंगफे उसे कहता है कि यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक प्लान बनाकर आया हूँ। हम लोग तो यहाँ पर क्लूज ढूंढने के लिए आए हैं, मगर हम लोग क्लू ढूंढने के लिए कहीं भी नहीं जाएंगे, बल्कि हम उन क्लूज को मौका देंगे कि वो खुद हमारे पास चल कर आए। तो डोंगडोंग कहता है कि वो क्लूज भला चलकर हमारे पास कैसे आएंगे? तो योंगफे कहता है कि तुम नेचर के बारे में नहीं जानते, चाहे वेस्ट हो या ईस्ट, नेचर हर जगह एक जैसा ही होता है। तो फिर डोंगडोंग कहता है क्या हमें वहां पे खाने पीने को भी मिलेगा? तो योंगफे कहता है हमारे पास वहां के पैसे नहीं है और ऊपर से हमारी कोई रेपुटेशन भी नहीं है। ये कहने की देर थी कि अचानक से उन लोगों को कुछ हलचल दिखाई देती है, जिस पर वो लोग छुपकर देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि भागते हुए किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर वो लोग भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ये इतने सारे मॉन्स्टर्स क्यों भाग रहे हैं। मगर योंगफे को यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी नजर आ जाती है और वो फौरन से अपनी डीमन हैंड टेक्निक को यूज करते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर्स को वहीं मारकर खत्म कर देता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये डीमन टेक्निक डीमन गॉड हैंड टेक्निक नहीं है, बल्कि ये योंगफे की अपनी ही डिमोनिक हैंड टेक्निक है जिसे वो जब चाहे यूज कर सकता है। मगर वहां पे मौजूद डोंग वो इतने सारे एनिमल्स को देखता है तो वो कहता है कि ये तो बहुत सारा खाना है, मैं तो ये सारा खा भी नहीं पाऊंगा। मगर योंगफे उससे कहता है कि बेबी ड्रैगन, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैजिकल स्क्रॉल्स वो किस चीज से बनाए जाते हैं और मैजिक के लिए क्या चीज जरूरी होती है? ये कहने के बाद वो फौरन से एक मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर हाथ डालते ही उसके अंदर से एक क्रिस्टल बाहर निकाल लेता है, जो कि असल में उस मॉन्स्टर का कोर एनर्जी सोर्स था। उस क्रिस्टल को देखते ही डोंगडोंग कहता है कि ये तो एक मैजिकल क्रिस्टल लग रहा है। तो योंगफे कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने,
वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स में इस तरह के मैजिकल क्रिस्टल्स बहुत ही कम होते हैं। हम लोग इस तरह के क्रिस्टल्स वहां पर बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और बहुत जल्द हम लोग वहां पर हर जगह फेमस भी हो जाएंगे। ये सुनकर डोंगडोंग कहता है कि दोस्त, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा बंदोबस्त कर देता। तुम्हें बहुत सारे एनिमल्स चाहिए ना, चलो मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर देता हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से वहां से चला जाता है और कुछ ही देर के अंदर जब वो वापस आता है तो वो आते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे मॉन्स्टर को इसी तरफ लेकर आया हूँ, अब हम लोग अमीर हो जाएंगे, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। मगर योंगफे देखता है कि वो तो कुछ ज्यादा ही एनिमल्स को पकड़कर इसी तरफ ले आया है। वो सारे के सारे इतने ज्यादा खूंखार और इतने ताकतवर होते हैं कि योंगफे भी डर जाता है और कहता है कि तुम इतने सारे एक साथ क्यों ले आए? ये तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं और मैं इतने सारे मॉन्स्टर से एक साथ कैसे निपटूंगा? इतने में वहां पर एक बहुत ही बड़ा और काफी ताकतवर राइनोसोरस भी आता है, जो कि वहां पे मौजूद सभी मॉन्स्टर से सबसे ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसे देखते ही योंगफे कहता है कि ये राइनो बहुत जल्द 4th लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाला है और जरूर ये अपनी राइनो जनरेशन का कोई बीस्ट किंग होगा। और वो वहां पे मौजूद उन टाइगर्स को देखते हुए कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल के मॉन्स्टर लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ मैनेज कर पाऊंगा। मगर यहाँ पर डोंगडोंग कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इन्हें एक साथ हैंडल कर सकते हो और तुम इन पर बहुत ज्यादा खुश भी हो और तुम मेरी तारीफ करना चाहते होगे। तो योंगफे कहता है कि मैं तुम्हारी तारीफ तो करना चाहता हूँ कि तुम हाई लेवल के मॉन्स्टर्स लेकर आए हो, पर अब मुझे ये भी तो बताओ कि इनसे निपटना कैसे है। ये कहने की देर थी कि अचानक से वहां पर गोल्डन एनर्जी फैल जाती है। वो गोल्डन एनर्जी जब भी उन मॉन्स्टर से टकराती है तो वो मॉन्स्टर पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और वहीं पर ही गहरी नींद में सो जाते हैं। इसी तरह वो गोल्डन एनर्जी सब लोगों को पूरी तरह से बेहोश कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी असल में डोंगडोंग की बॉडी से निकल रही थी। ये देखकर योंगफे भी हैरान हो गया था। मगर वो ड्रैगन कहता है कि मैंने बस अपनी थोड़ी सी ही ब्रीथ शो की है और लगता है कि अब मैं थोड़ा सा वीक पड़ गया हूँ, मगर इन लोगों के लिए ये ब्रीथ ही काफी होगी। योंगफे चेक करता है कि वहां पे मौजूद जितने भी मॉन्स्टर थे वो सारे के सारे गहरी नींद में सो गए हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक सिटी के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और वो सब लोग एक स्ट्रीट के अंदर कुछ ना कुछ बेच रहे हैं और वहां पे सब लोग नॉर्मली अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। कुछ लोग वहां पे मॉस्किटो किलर्स के लिए कोई दवाई बेच रहे होते हैं तो कोई और सामान बेचने के लिए अपना ठेला लगाए हुए होता है और बहुत सारे लोग और भी होते हैं जो कि कुछ चीजें खरीद रहे थे। मगर इतने में अचानक वहां पे जमीन हिलना शुरू हो जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले तो उन लोगों को लगा कि शायद ये कोई अर्थक्वेक है, मगर देखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो सबके सब वहां से भाग रहे थे और उन लोगों को पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखते ही वो सब लोग गली से दूर कहीं भागने की कोशिश करते हैं। मगर वो लोग देखते हैं कि उन मॉन्स्टर्स के ऊपर कोई बंदा बैठा हुआ है, जिस पर वो लोग काफी हैरान होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इनके ऊपर एक ह्यूमन बंदा मौजूद है। ये सुनने के बाद सब लोग रुक जाते हैं और देखते हैं कि ये तो वाकई में एक लड़का है और ये इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स को कैसे कंट्रोल कर रहा है, क्या ये कोई सुपर हीरो है। मगर योंगफे वो वहां पे रुकने के बाद उन लोगों से कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, मैं यहाँ पे नया आया हूँ, मेरा नाम योंगफे है और मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा बिजनेस करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो अपने बहुत सारे क्रिस्टल्स उन लोगों की तरफ थ्रो करता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे ये सेल करने हैं, अगर आप लोगों में से कोई भी मुझे इसके लिए अच्छी प्राइस देगा तो मैं उसे ये डिस्काउंट के साथ भी दे सकता हूँ। उन क्रिस्टल्स को देखने के लिए वहां पे काफी ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं। जब वो लोग देखते हैं कि ये क्रिस्टल्स बहुत ही ज्यादा प्योर हैं और इनकी कीमत भी बहुत ही ज्यादा है, तो वो योंगफे के लिए एक से बढ़कर एक बोली लगाना शुरू कर देते हैं और लोग अपने पैसे फौरन से उसकी तरफ फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा पैसे जमा हो जाते हैं। वहां पे हमें एक और वॉरियर को भी दिखाया जाता है जो कि घोड़े के ऊपर बैठकर वहां पे लोगों को देख रहा था कि आखिर ये इतनी भीड़ किस चीज की है। और यहाँ पर योंगफे वो उन लोगों के साथ डील कर लेता है, तो वो उन लोगों से कहता है कि आप लोगों के साथ ये डील करके बहुत ही मजा आया, बस मेरा नाम याद रखना कि मैं कौन हूँ। वो दोबारा से उन लोगों को अपना नाम बताता है और उन लोगों से कहता है कि अगर आप लोग नेक्स्ट टाइम भी मुझसे ये चीजें खरीदोगे तो मैं आप लोगों को 20% डिस्काउंट दूंगा। ये कहने की देर थी कि अचानक वो घोड़े पे मौजूद वॉरियर योंगफे से कहता है कि मैंने सही पहचाना था, मेरे अलावा अगर कोई शख्स
ड्रग्स जहां भी जाए और इतने ज्यादा लोगों को इकट्ठा करे तो वो कोई और नहीं हो सकता बल्कि वो मेरा जिगरी यार हो सकता है। ये कहने के बाद वो फौरन से नीचे उतर कर योंगफे के सामने आता है तो योंगफे उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये तो कैली है। ये कहने के बाद फिर हम लोग उन लोगों को एक और वाइन शॉप में देखते हैं जहां पर वो लोग अपने लिए वाइन ऑर्डर करते हैं और योंगफे यहाँ पर कैली के साथ बैठा होता है और कैली कहता है कि तुम यहाँ पे गोड्स और डीमंस के सीक्रेट्स का पता लगाने के लिए आए होगे है ना, मैंने सही कहा ना। ये सुनकर योंगफे थोड़ा सा परेशान हो जाता है मगर वो कैली कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला। मगर योंगफे कहता है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगा था कि शायद तुम कोई फॉरेन प्रिंस हो। तो कैली कहता है कि तुम इससे ज्यादा क्या जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे वेस्टर्न रीजन में बहुत सारे चर्चेज मौजूद हैं और चर्चेज के लोग वो सिर्फ और सिर्फ गॉड ऑफ लाइट पर बिलीव करते हैं। तो योंगफे कहता है कि हाँ मैंने चर्च के बारे में सुना है, ये चर्च के लोग बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो लोग खुद को इंटरनली एक टाइगर कहते हैं और बाहर के लोग उन लोगों को पॉप्स कहते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि चर्च ऑफ लाइट के लोग वो चर्च ऑफ डार्कनेस को अपोज करते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। मगर कैली उसे कहता है कि ये हजारों साल पुरानी क्लासिक स्टोरीज हैं, मगर आज की बात करूं तो जितने भी डार्क चर्चेस थे वो बहुत पहले ही सील कर दिए गए थे। हमारे चर्च ऑफ लाइट के बहुत सारे ऐसे होली ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके जरिए हम लोगों ने उन्हें बहुत पहले ही निपटा दिया था। यहाँ पर डोंग डोंग वो वाइन पीना चाहता था मगर योंगफे पहले से ही उठाकर पी जाता है। मगर दूसरी तरफ योंगफे वो कैली से कहता है कि अब तुम लोग ये मत कहना कि तुम्हारे वो सीक्रेट तुम लोगों ने कहीं और से लिए हैं, और भला उन डार्क चर्चेस को सील क्यों किया गया है, वो लोगों ने खत्म भी तो कर सकते थे। मुझे लगता है कि चर्चेस ऑफ लाइट के पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो कि वो लोगों से छुपा रहे हैं। ये सुनकर कैली कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वैसे भी कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। मैंने एक ऐसे लेजेंडरी एल्विन क्लान ट्राइब के बारे में सुना है जो कि गॉड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सुनकर योंगफे कहता है शायद मुझे उनके जरिए कोई क्लू मिल जाए। तो कैली कहता है कि अगर तुम्हें वहां पर जाना है तो प्लीज वहां पर अपना बिहेवियर बिल्कुल सॉफ्ट रखना, क्योंकि उन एल्विन ट्राइब के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गॉड्स की तरह के ताकतवर वॉरियर्स हैं और न जाने कितने हजारों सालों से आइसोलेशन में मौजूद हैं। मगर योंगफे उससे कान में कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो, क्या तुम किसी ऐसे एल्डर को जानते हो जो कि चर्च ऑफ लाइट का मेंबर हो या फिर वो एंशिएंट एल्फ से बिलोंग करता हो। तो कैली कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर इतने टाइम के बाद क्यों मिले हैं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमें किस्मत ने मिलाया है। मैं शिनलान टाउन में आया ही इसीलिए हूँ कि मैं डूक ओली की बर्थडे सेरेमनी को ज्वाइन कर सकूं। इसके बारे में कहा जाता है कि डूक ओली वो शिनलान में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है और डूक ओली ने अपनी बर्थडे सेरेमनी में न जाने कितने ही पावरफुल चर्चेस के लोगों को बुलाया है और इनमें से दो ऐसे एल्फ्स हैं जो के बाहर की तरफ ट्रैवल करने वाले हैं, यानी कि वो लोग अभी शिनलान में मौजूद नहीं होंगे। ये कहने के बाद यहाँ पर डोंग जैसे ही वो वाइन पीता है तो वो वाइन फौरन से उस पर असर कर जाती है और वो कैली से कहता है कि उम्मीद करता हूँ चर्च ऑफ लाइट के गॉड्स तुम्हारा साथ दें। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।